हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने अभी कंप्लीट किया है पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो भी मेन फॉर्मूले थे वो तो सब डिस्कस किए हैं, और उसके क्या पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। अब आप आज नेक्स्ट चैप्टर हम जो शुरू करने वाले हैं उसको कंटिन्यू कीजिए, और चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिनोमिना ऑफ लाइट है। अगेन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, देयर आर 7 फिनोमिनन्स ऑफ लाइट, जिनमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नंबर 1 पे था। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, ठीक है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शंस, पोलराइजेशन। तो इस तरह से हमारे ये 7 टोटल बनते हैं। तो इनमें से जो पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सेकंड वाला जो हमारा फिनोमिना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारे +2 पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मेन जो फॉर्मूला है वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से वो फॉर्मूला बाकी सभी जगह पे अप्लाई होता है। मेनली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जैसे कि आपको पता है, मैंने जब आपको रिफ्लेक्शन कराया था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं करते, वो कुछ ना कुछ पार्ट जो है लाइट का वो रिफ्रैक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स वो दूसरे मीडियम की तरफ ले जाते हैं उसको, लाइट को। तो कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट रिफ्रैक्शन भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारा मिरर जो ग्लास है, प्लेन ग्लास, तो इसमें लाइट कंप्लीट ट्रांसमिट होकर दूसरी तरफ को आ जाती है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जनरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, इसमें मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे लेट अस सपोज ये एक मीडियम है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये बाहर जो है वो रेयरर मीडियम है। ये रेयरर डेंसर कैसे पता चलते हैं ये मैं भी आगे आपको बताऊंगा। रेयरर और डेंसर जो है वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिसाइड करते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी अभी हम इसके बाद करने वाले हैं। तो रेयरर मीडियम वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मेनली अगर आप इसकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको, तो हम ऐसा कहेंगे कि इट इज अ फिनोमिनन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम को लाइट जाती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे लेट अस सपोज ये आ रही है इंसिडेंट रे हमारी, और इस इंसिडेंट रे में ये नॉर्मल आ गया, ये सरफेस आपको पता है एक्स वाई जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल के साथ जब लाइट सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो ये इस तरह से इसका पाथ बदल गया, ठीक है। असली में जो पाथ था वो ऐसे था सीधा, लेकिन ये पाथ चेंज हो गया। तो ये जो चेंज इन पाथ है, इस फिनोमिनन को हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब जिस तरह से आपके पास रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट रे थी, वैसे यहाँ पे भी ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नॉर्मल है हमारा, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों हमारे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हमारे पास एंगल है जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, उसको एंगल आई कह रहे हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से जो एंगल आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब ये याद रखना है, रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मीडियम नहीं बदलता, वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाता है और लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो इस तरह से ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब आपने ये ध्यान रखना है कि व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it bends towards the normal, ठीक है। when light goes from rarer to denser medium, it bends towards normal, ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी, ठीक है, जब whenever light goes from rarer to denser। इसका दूसरा फिनोमिना डेंसर टू रेयर भी हो सकता है। जैसे आपकी लाइट है वो अब डेंसर मीडियम से
ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। तो अगर आपकी लाइट डेंसर मीडियम से शुरू करती है चलना, इस तरह से इंसिडेंट रे जो है वो डेंसर से आ रही है, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल आई हो गया, तो जो इंसिडेंट रे है वो जब नॉर्मल के साथ बाहर की तरफ को जाएगी तो इट विल बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, है ना, थोड़ा सा अवे के लिए थोड़ा सा मैं इसको पास से बनाता हूँ, ऐसे 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 आ रही इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये बाहर को जब गई तो ये इस नॉर्मल से दूर भागी, ठीक है, नॉर्मल से अवे हो गई। तो जब ऐसा होगा तो इट मींस लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगर अवे टू द नॉर्मल आ रही लाइट तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो केस बन रहे हैं इसमें रिफ्रैक्शन में शुरू में, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, और इसके अलावा जो फिनोमेना है जिसमें लाइट बेंड कर रही है, पहले केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल और दूसरे केस में अवे टू द नॉर्मल। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन का। इसके बाद इसके जो कुछ लॉज हैं, तो लॉज क्या हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करती है कि मीडियम कैसा होने वाला है, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली एन से लिखते हैं, बहुत सारी बुक्स में इसको ऐसे म्यू से भी लिखा होता है, लेकिन एन से लिखते हैं चलो हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum or air to the speed of light in medium. Speed of light in vacuum to the speed of light in medium. That means n is equal to c upon v. ठीक है, तो ये इस तरह से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगा सकते हैं। c आप सबको पता है कि एक फिक्स वैल्यू है, c इज अ कांस्टेंट हियर, तो c की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v जो है वो वेलोसिटी इन मीडियम है, जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे हैं उस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो ये v से रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.00, लगभग 1 ही मान लेते हैं हम इसको, 0003, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको बहुत बार 1 ही लिखेंगे क्योंकि ये 1 के ही अप्रोचिंग है। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है वो भी ऑलमोस्ट इसी डेंसिटी की होती है, लेकिन हाइड्रोजन का थोड़ा इससे भी कम होता है, ये हाइड्रोजन की है, तो हाइड्रोजन भी हम 1 ही कंसीडर कर लेंगे। तो एयर, हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो 1 आती है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आपको पता होगा जो वाटर है या जो ग्लास है, ग्लास में दो तरह के ग्लास होते हैं, फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास। तो ग्लास में हम सिंपली एन ग्लास लिख लेते हैं, तो ग्लास के लिए होती है 1.5, ठीक है, 1.5 फॉर ग्लास, एंड फॉर दिस वाटर के लिए 1.33 होता है इसकी वैल्यू, और फॉर इस तरह से ही, मतलब आप और भी बहुत सारी बुक्स में आपके पास बहुत सारे इसके लिए मिल जाएगा, लेकिन जनरली हमारे पास इन्हीं के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ती है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हाइड्रोजन की भी नहीं पड़ती, ये भी हम एयर के लिए ही मान लेते हैं कि 1 ही है, ठीक है। तो मेनली यही 3 चलते हैं, वाटर, ग्लास एंड एयर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है ना, रेशियो या स्पीड, मतलब जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करना है बात, तो भी आप इसको c/v के फॉर्म में कर सकते हैं डिस्कस। तो इसके ऊपर अब हमारे पास कुछ लॉज बनते हैं, वो लॉज डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉज में पहला लॉ तो वही है वैसे ही जैसा आपके पास रिफ्लेक्शन में था, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता है वो जगह है जहां पे वो सब मिल रहे थे, अभी मैंने बताया आपको इस तरह से, यह इंटरफेस है ना ये। तो नॉर्मल टू द इंटरफेस, तो इंटरफेस के जो नॉर्मल है दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। नॉर्मल टू द इंटरफेस लाइज इन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ जो है वो असली लॉ है इसका, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरा लॉ है हमारा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. So sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. That is sin I over sin r is equal to constant। या तो ये इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और इस कांस्टेंट को हम बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्लेस कर देते होते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट ही टर्म है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, और sin i over sin r is equal to n। ठीक है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समटाइम इसको ऐसे लिखते हैं 1 2, यानी कि मीडियम 1 से 2 की तरफ को, या ऐसे भी लिख देते हैं n2 upon n1, ये भी एक ही बात है। ठीक है, या कई बार ऐसे भी कहते हैं इसको कि इसी लॉ को ऐसे भी कह देते हैं हम कि n1 sin i is equal to n2 sin r, ये भी स्नेल्स लॉ की एक फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे भी कह देते हैं इसको, ये सब एक ही बात है, ये सब फॉर्मूले है, याद रखने आपने sin i over sin r के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ही लॉ जो है वो रिपीटेडली यूज होने वाला है, बार बार हम इसी लॉ के ऊपर बात करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, तो आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, जैसे भी मैंने अभी बताया आपको। तो स्नेल्स लॉ था। इसके बाद अब हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस वजह से ये रिफ्रैक्शन अकर कर रहा है, ये फिनोमेनन किस वजह से आता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, cause of रिफ्रैक्शन, एक्चुअली जो मेन कॉज है रिफ्रैक्शन का वो है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम बदलती है तो वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि वो मीडियम में जाके स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो दिखती बात है कि वो स्लो हो जाएगी, तो जब वो स्लो हो जाएगी तो वो डेविएट कर जाएगी अपने पाथ से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा लिविंग एग्जांपल है वाटर। जब आप देखते हो कि पानी पे लाइट गिर रही है तो वो पानी थोड़ा सा ही ग्लो करता है, बाकी नीचे तक सरफेस के नीचे तक जो है वो डार्कनेस हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी झीलें या नदियां जो है वो ओपेक होती हैं, उन्हें नीचे नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती उनके अंदर बहुत अंदर तक। तो दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड, उसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है।
ठीक है ना। तो जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये स्लो डाउन हो जाएगी। जो जब स्लो हो गई तो ये दिखती बात है, तो रास्ता तो इसका बदलने वाला है, ठीक है ना, उसी रास्ते पे तो रहेगी नहीं। जैसे अगर आप दौड़े हुए हैं और आपको कोई बड़ा कहीं बीच में से क्रॉस करना है, किसी भीड़ में से डेंस हो गया मीडियम, तो आपका पाथ डेफिनेटली डेविएट कर जाएगा। तो वो कंसेप्ट इसके पीछे लगता है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो जनरली जो डेंसर मीडियम है इसमें लाइट स्लो हो जाती है, वाइल इन रेयर मीडियम लाइट फास्ट हो जाएगी, तो उसमें फिर वैसे बदल जाएगा ना। जैसे आप छूटे कहीं से भीड़ से, तो आप फटा एकदम से भागेंगे, तो वो आप जो पाथ हो गया आपका वो डेविएट कर गया, ओरिजिनल पाथ से आप थोड़ा सा डेविएट कर गए। तो ये कॉज है मेनली रिफ्रैक्शन का। जो कॉज है वो ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बदल जाती है इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। द स्पीड लाइट स्लोज डाउन इन द डेंसर मीडियम व्हाइल इट फास्ट इन द रेयर मीडियम। तो दिस इज मेनली द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म जो आपने याद रखनी है वो है ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी वो ही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा आ जाएगी, सही बात है। लेकिन जो मास डेंसिटी है वो कुछ और चीज है। मास डेंसिटी का मतलब हुआ मास पर वॉल्यूम, ठीक है ना। या नॉर्मली आप इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, हम जो डेफिनेशंस में पढ़ते हैं, तो डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम, ये कुछ और चीज है, ठीक है ना बात। ये अलग अलग होती है दोनों मटेरियल, किसी भी मटेरियल के लिए। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये दोनों चीजें अलग अलग कंसेप्ट हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन, जो हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं, ये इस जो हमारे लॉज हमने पढ़े, इनके अलावा कुछ दो तीन बातों पे और भी डिपेंड करता है। और वो दो तीन बातें ये हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट, वो चेंज नहीं करते व्हाइल द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज कर जाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी and phase of light do not change, but the wavelength and velocity of light change. Velocity of light changes. तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये भी एक कारण है, ये भी एक रिफ्रैक्शन का रीजन कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। कि या ये जो रिफ्रैक्शन है वो इन फिनोमिनन पे भी बेस्ड है कि ये फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं करेगा इसमें, लेकिन इसकी जो वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो चेंज कर जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना। ये आपके बेसिक्स हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स की बड़ी प्रैक्टिस भी करते रहे, लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स का आइडिया नहीं रहा, तो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो वीक रह जाएगा। अब हम एक रिलेशन डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर एंड मीडियम, ठीक है। जो भी मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट का एक कंसेप्ट फर्दर ये है। तो हमें पता है कि C जो है वो होता है न्यू लैम्डा, है ना। C इज अ न्यू लैम्डा। वेवलेंथ is velocity of light is equal to frequency into wavelength। ये हम एयर में ले रहे हैं, फॉर एयर या वैक्यूम में भी यही वैल्यू चलती है। और V is equal to न्यू लैम्डा मीडियम। अब जैसे कि आपको बोला फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, वेवलेंथ बदलेगी, ठीक है, फॉर मीडियम। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो C अपॉन V इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा। अब आपको पता है C अपॉन V तो n था, तो दिस इज लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा जो मीडियम में जब आप लेंगे इसको, तो क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन n।
इस तरह से। तो अब ये डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होता है तो लैम्डा कम हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर n बढ़ता है तो लैम्डा m कम हो जाएगा, और अगर n कम हो जाता है तो लैम्डा बढ़ जाएगा। तो वेवलेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड कर गई कि अगर मीडियम डेंसर है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर मीडियम रेयर है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मीडियम, सॉरी रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ और इन एयर एंड वेवलेंथ इन मीडियम। सही बात है, तो याद रखना ये रिलेशन आपने। तो एक क्वेश्चन करते हैं अब एक इससे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है इसका रिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं एक। तो क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास सो दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इस तरह से आपके पास एक ग्लास है, ग्लास सरफेस है, ये ग्लास है, ठीक है। एट व्हाट एंगल, कितने एंगल पे आपका लाइट इंसिडेंट करे, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द ग्लास। तो ये कितने एंगल पे रे ऑफ लाइट जो है वो ग्लास के ऊपर इंसिडेंट करे, ये एंगल आई निकालना है। दैट मींस सो दैट इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री, कि ये रिफ्रैक्ट हो जाए 30 डिग्री पे। दैट मींस जो आर है वो गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। और आई निकालना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ mg इज इक्वल टू 1.5, ये दे रखा है। तो जब ग्लास दिया हो रहा और बाकी दूसरा मीडियम एयर है तो एयर को आप ऑटोमेटिकली 1 कंसीडर कर लीजिए। तो दिखती बात है कि इसमें स्नेल्स लॉ लगने वाला है, हमेशा याद रखना है आपने। अब लाइट जो है वो जा रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो इट इज बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, सो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू, लाइट कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास, तो आपने ऐसे लिखना एन एयर टू ग्लास, ठीक है, एन एयर टू ग्लास, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप एन ग्लास ओवर एन एयर, ये भी तरीका है इसको लिखने का। तो साइन आई हमने निकालना है, साइन आर हमारे पास 30 डिग्री है, एन ग्लास आपको 1.5 दिया हुआ और एन एयर आपका 1 है, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको क्या करोगे, साइन आई ओवर साइन 30 डिग्री आपको सबको पता है 1/2 होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। बात क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.5, दैट मीन्स 0.75, ठीक है। कट गया ये 0.75 रह गया, तो साइन आई आ गया 0.75, इसका मतलब आई हो गया साइन इनवर्स 0.75। जब आप इनवर्स का टेबल देखोगे साइन का, यू विल फाइंड इट एज 48 डिग्री 36 मिनट्स। तो साइन आई जो है वो आ गया 48 डिग्री 36 मिनट्स। तो इस तरह से ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से नाम से पता लगा, रिवर्सिबिलिटी मतलब पाथ जो है वो रिवर्स होने वाला है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है अगर पाथ में, इफ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड आफ्टर सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस हो रही हैं तो जो लाइट है वो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो इसका मैं अभी आपके सामने एक इसको ड्राइव भी करूंगा और इसका एक फॉर्मूला बन के सामने आएगा या एक रिलेशन बन के सामने आएगा, उस रिलेशन को हम यूज करेंगे फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये आ रही है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे आने से ये रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, रेयर टू डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में बात करूंगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 बड़ा है n1 से, इस वजह से जो n2 वाला मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे ये लाइट डेंसर को गई तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और यहाँ पे फिर हमने एक मिरर प्लेस कर दिया इस तरह से, ये एक मिरर है m, ठीक है। तो मिरर पे प्लेस कर दिया तो ये रिफ्रैक्शन हुई, और फिर एक मिरर प्लेस कर दिया जिस पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी।
जब ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रही है तो जैसे मिरर कुछ एंगल पे हमने रखा हुआ है तो ये इसके पाथ को रिट्रेस कर देगा, ये वापस बाहर की तरफ को चली जाएगी इस तरह से। तो अब इसका एक रिलेशन बनेगा जो ये हमारे n और n1 और n2 n के ऊपर। तो देखिए लेट अस सपोज ये a b और ये c, ठीक है, a b c और ये n डैश हमारे नॉर्मल है। तो a b इज द इंसिडेंट रे, AB is the incident ray and BC is the refracted ray, ठीक है, BC is the refracted ray। तो अब आपके पास according to Snell's law, when light goes from rarer to denser, रेयर टू डेंसर, तो क्या बन गया साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन एयर वन टू टू, ठीक है। रेयर टू डेंसर बोल लो या ऐसा बोल लो कि मीडियम वन टू मीडियम टू। जब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है तो आ गया वन, सही बात है। अब मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन एट मिरर M, it retrace its path and goes from denser to rarer, denser to rarer चली गई या मीडियम टू मीडियम वन चली गई। तो फिर से सो देयरफॉर साइन आर ऊपर आ जाएगा और साइन आई नीचे आ जाएगा, क्योंकि अब इंसिडेंट एंगल आर बन गया और रिफ्रैक्टेड एंगल आई बन गया। तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू एन टू टू वन। अब मीडियम टू से वन की तरफ को है, ठीक है बात। अब हमारे पास इन दोनों को वन और टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाइंग वन एंड टू। इस तरह से थोड़ा विजन से बाहर हो गया आपके, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों को अब, ठीक है। मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, तो हमारे पास आ गया साइन आई ओवर साइन आर इंटू साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन वन टू टू इंटू एन टू टू वन। तो अब ये कट गया आपस में, ये आपस में कट गए और आपके पास आ गया एन वन टू टू इज इक्वल टू वन अपॉन एन टू टू वन। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, तो ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये आ गया एन वन टू टू इज इक्वल टू एन टू टू वन। तो ये था, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। आज हमने मिरर स्नेल्स लॉ किया और उसके बाद हमने रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया और हमने फिनोमेना रिफ्रैक्शन के जो कॉज है और जो उसके और फिनोमेनन है वो डिस्कस किए, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें ये कुछ और लेक्चर्स तक चलेगा। तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी में जुड़े रहना है और फॉलो करते रहना है, ठीक है। कुछ अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं तो आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो बाकी आपने लाइक करना है इसको, चैनल को, और सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करना है ताकि ये अच्छा और स्प्रेड हो सके, ठीक है। नॉलेज को स्प्रेड करने से नॉलेज बढ़ती है, तो यही मोटो लेके आपने चलना है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। थैंक यू।